स्टूडेंट्स पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी पूछना हो आपको सूट में। बताओ भाई, सीट में क्या पूछना चाहते हो, है ना? तो बच्चों सीट में S1 एक्सरसाइज में 25 वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको और डेल्टा H और डेल्टा S निकालना है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर में कहां पर आ रहा था, हम उस पर थोड़ा सोचते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर में आता था डेल्टा G इक्वल टू -RT ln K, और मुझे डेल्टा H डेल्टा S निकालना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा G नॉट, ऐसा था ना? और डेल्टा G नॉट एंथैल्पी की टर्म में क्या था, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट माइनस RT ln K। अब मुझे ln K अकेला चाहिए, तो ln K RT से डिवाइड कर देंगे उसको, तो ये हो जाएगा एक तो RT डेल्टा S नॉट बाई R, और एक हो जाएगा माइनस डेल्टा H नॉट बाई R इंटू 1/T। अब बेटा तुम इसको कंपेयर करो, ln K इक्वल टू -1.04 -1088 बाई T से ना। तो मैं कंपेयर करूंगा, डेल्टा S नॉट बाई R कितना आ गया, -1.04, और डेल्टा H नॉट बाई R कितना आ गया, 1088, है ना? कर लेंगे इससे, ठीक है। और बताओ, कुछ पूछना है किसी को S1 में? हो रहे ना क्वेश्चन? चलो ठीक है। S2 भी दिया था काफी सारा आपको, तो S2 में बताओ 7 नंबर। चलो भाई 7 देख लो। 7 में कह रहा है डेल्टा G बताओ रिएक्शन का जब सभी गैसेस को स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में लिया गया है मोल्स के। तो बेटा क्या कह रहा है कि N2O4 से 2NO2 बन रहा है ना, N2O4 से 2NO2 बना, और कह रहा है कि डेल्टा G बताना है। तो मैं डेल्टा G नॉट निकाल सकता हूँ ना इसका, डेल्टा G नॉट रिएक्शन, डेल्टा G नॉट कैसे निकालेंगे, गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 into 50 माइनस 100, तो जीरो आ रहा है ये, तो डेल्टा G नॉट जीरो आ गया। डेल्टा G निकालना है ना, तो डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, तो जीरो हो गया, तो डेल्टा G हो गया R लेना है 8, टेम्परेचर है 300, और मुझे एक जूल में निकालना है, ठीक है, जूल में निकालना है ln Q, तो बस Q निकाल ले आंसर आ जाएगा, ठीक है। Q कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, कह रहा है कि हाँ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्टेंट की ये गिवन है, गैसेस आर इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ मोल्स, और टोटल प्रेशर कितना है 300 किलो पास्कल। तो बेटा इसके ए मोल रहे होंगे, इसे कितने रहे होंगे 2A मोल। तो मैं क्या पार्शियल प्रेशर NO2 का निकाल सकता हूँ, NO2 का पार्शियल प्रेशर 2A अपॉन टोटल मोल 3A, टोटल प्रेशर इनटू 300 किलो पास्कल, ऐसे करेंगे। ये कितना हो गया 200 × 10⁻³ पास्कल, और मुझे बार में रखना होता है, तो वो 5 से डिवाइड कर देंगे नहीं, तो 2 बार आ जाएगा ना। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं अगला वाला, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 देखा जाए तो बेटा ये हो जाएगा A अपॉन टोटल प्रेशर 12 मोल्स 3A, 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 1 बार, और तो Q कितना हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर ना बाई 1, तो है ना, हो जाएगा। कुछ और S2 में किसी को? ठीक है चलो बढ़िया। और फिर ओवन में आते हैं, ओवन में जो भी दिया था होमवर्क,
25 का आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम थी एक बैच में और दिखा रहा, तो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा था? 100, 1118 केल्विन। हाँ, और कह रहा है कि एक बार पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर above which conversion of limestone to lime will be spontaneous. टेम्परेचर above which, जिसके ऊपर ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसके ऊपर तो स्पॉन्टेनियस है ही सही ना, तो आंसर डी दिया हुआ है। हाँ तो बी होगा, है ना, जिसके ऊपर हमेशा स्पॉन्टेनियस हो। तो 918 के ऊपर तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, डेल्टा एच और डेल्टा एस। ठीक है, तो टेम्परेचर अबव सर्टेन टेम्परेचर होगा, assuming that temperature above which conversion of limestone to lime will be spontaneous। आंसर भी कर लो, इसका भी कर लो। ठीक है, फिर और कुछ S1 में, सॉरी O1 में, फिर कहां पे आना? O2 दिया था, वही मेंस दिया है, वो मेंस कुछ पूछना है 8 वाला कि डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का निकालना है। देखो बेटा, ये शायद अपना आज ही क्लास में करवा पाए आपको, शायद हो भी जाए, वहां पे पहुंच जाए। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, H2O gives you H plus OH minus, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kw, 10 की पावर -14, है ना। जो स्केल बनता है ना, वैसे से बनता है। वाटर का जब वो आयंस में आता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -14 होता है। तो अब डेल्टा जी नॉट निकालना है ना आपको, तो -RT ln 10 की पावर -14 रख के करना पड़ेगा। ये आपको पता नहीं था, आयनिक में ये आएगा, स्टार्ट ही करेंगे वहीं से ही आयनिक में। आज शायद होपफुली अपन पहुंच पाएंगे वहां तक का। आंसर नहीं आ रहा इससे क्या? मतलब अगर किसी ने ट्राई किया हो तो देख लेना। ठीक है, और बताओ, थर्ड पूछना है, थर्ड वाला, थर्ड। हाँ, कौन से क्वेश्चन? थर्ड में एक मिनट पढ़ लूं। सी गिवन है, मोलर हीट कैपेसिटी 10 कैलोरी दे रखा है, चेंज एंड 32 ग्राम CD2O, 1 मोल CD2O है, फ्रॉम यहां से यहां एट कांस्टेंट प्रेशर। एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी निकालना है। ठीक है, तो हाँ, एक नहीं नहीं, एक मिनट, थर्ड तो मैं सेकंड पढ़ रहा था। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड नीचे लाए, मैं सेकंड पढ़ लिया। डेल्टा जी नॉट एस का इतना है, और इसका इतना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर मैं कोफिशिएंट बदल दूं, है ना, तो ऐसा ऐसा बोल रहे हो कि आप, फिर क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप गलत समझे। मैंने वो क्या बोला था, केपीसी में जो गैस है उसका प्रेशर लेना है, और जो एक्वस है उसकी मोलारिटी लेनी है, लिक्विड की मोलारिटी थोड़ी ना लेनी है। जब तुम इसका लिखोगे वेपर के फॉर्म में, तो एक तरफ होगा एच जी लिक्विड और एक तरफ होगा एच जी गैस, तो लिक्विड का तो वही लेना है ना आपको। ठीक है, ओके चलो, अभी करना क्या था इसमें, डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिवन टॉपिक नहीं, फर्स्ट ठीक है, सब्सटेंस लिक्विड है, गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन गिवन है ना, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना, 103 माइनस 100.7 तो 2.3 आ गया। ठीक है, तो ये 2.3 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln K, तो ये हो जाएगा, केल्विन में चाहिए तो -टी, टी कितना दे रखा है, मैं बाबा ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 500 500 एटीएम में है ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट। ठीक है, ये होगा कैलोरी में, आर टी, ये भी किलो कैलोरी 2/1000 कर दिया, है ना, RT इंटू 2.3 बाहर ले लेते हैं, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ मरकरी, है ना, यही ना, तो पूरा कैंसिल हो गया, प्रेशर ऑफ मरकरी आ जाएगा आसानी से। नहीं आ रहा है आंसर? आ जाएगा, 10 की पावर -1 0.1 आ रहा है, 0.180। ठीक है, और बताओ,
कुछ और मेंस में जो होमवर्क दिया था अभी आपको, फिफ्थ वाला, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था फिफ्थ वाला, ठीक है। तो कितने लोग का आंसर मैच कर गया, पांचवें वाला कर लिया, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा वो जो मैंने बताया था ध्यान समझा होगा तो कर रहा होगा, अदरवाइज से प्रॉब्लम आएगी। स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट निकालना है आपको जूल पर मोल में। A2 is 20% डिसोसिएटेड इनटू A। तो बेटा A2 है गैस फॉर्म में और वो डिसोसिएट हो रहा है 2A गैस में 20%। और बेटा इसमें कह रहा है कि इसका तो मान लो टाइम जीरो पे मैं 1 मोल मान लेता हूँ, तो ये 20% डिसोसिएट हो गया, 1 माइनस 0.2 और इसका डबल बनेगा तो 2 इंटू 0.2 बनेगा, यानी कितना बना 0.4, ठीक है ना। अब अगर आप 20%, अब बेटा क्या है कि अगर आपने इसी को कर लिया डेल्टा जी नॉट में इसकी वैल्यू रख दी तो फिर आंसर बराबर आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर निकालना, गैस में प्रेशर में काम करेंगे ना, तो इसका टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो गया, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 0.8 प्लस 0.4 इंटू 1, ये कितना हो गया 1/3। और पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 कितना हो गया 0.8 अपॉन 0.8 प्लस 0.4 इंटू 1, यानी कितना 2/3। तो अब तुम डेल्टा जी नॉट लिखोगे ना, तो -RT/ln 1/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2/3 करोगे तो 1/6। अब इससे करोगे आंसर आएगा, है ना। अगर तुम्हें सीधे मोल लग गई तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बोला था प्रेशर लेना है गैस के लिए, ठीक है ना। कुछ और किसी को, तो थ्योरी करें फिर स्टार्ट किया, ओके चलो कर लेते हैं थ्योरी स्टार्ट अपन। हाँ चैप्टर तो खत्म हो जाएगा आराम से। तो बच्चों गिब्स एनर्जी में दिखाया अपने साथ S1 पूरी होगी इतनी, अगर कुछ बचा है तो बचा होगा। ऐसे ओवन ने कहा चीजें छोड़ दे तो मतलब हो गया है। मेंस में भी ऐसे कुछ कुछ है, कहीं कहीं पे छूटा हुआ है चीजें। तो मोर और लेस जो मेन पार्ट था हमारा इस चैप्टर को लेके वो काफी हद तक कंप्लीटेड है। ऐसे S2 में भी एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं हर जगह पे, है ना। तो हमारे पास अब जो पोर्शन बच रहा है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं और एक कुछ कॉन्सेप्ट और होता है, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, वो हमें समझाना है थोड़ा सा। मेन तो यही पार्ट है। तो बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ऐसे मैं 3-4 स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं आपको जो तुम्हें कभी पूछ लेता है इंफॉर्मेशन की तरह। एक तो भाई एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का है तो आइसोथर्मल हो जाता है अपने आप। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का आइसोथर्मल, है ना, क्योंकि एडियाबेटिक का मतलब Q0, फ्री एक्सपेंशन का मतलब W0, तो डेल्टा यू भी जीरो। आइडियल गैस है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा NCA T2 minus T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू T1। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल हो जाता है और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक हो जाता है। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक हो जाएगा अगर आइडियल गैस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, नोट करके 3-4 पॉइंट लिखते हैं। नोट करके पहला पॉइंट है adiabatic free expansion, adiabatic free expansion, adiabatic free expansion of an ideal gas, adiabatic free expansion of an ideal gas is isothermal. Adiabatic free expansion of an ideal gas is isothermal, is isothermal, full stop. Adiabatic free expansion of an ideal gas is isothermal, full stop. Similarly, isothermal free expansion, similarly, isothermal free expansion of an ideal gas is adiabatic. Similarly, isothermal free expansion of an ideal gas, isothermal free expansion of an ideal gas is adiabatic, is adiabatic. ठीक, दूसरा पॉइंट मैं ये लिखवा रहा हूं कि एंट्रोपी सिस्टम की जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है।
है ना, आप किसी पाथ से जाओ, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो एंट्रोपी चेंज सेम होगा, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज अलग अलग होती है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होती, है ना। आपको जो पाथ डिपेंडेंट है वो सिस्टम की हीट पर डिपेंड कर रहा है, तो सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। तो उसमें अगला पॉइंट है एस सिस्टम एंट्रोपी, और नीचे एस और बेस में सिस्टम नहीं लिखते जैसे कर लोग, है ना। एस सिस्टम एंट्रोपी, सिस्टम इज a state function. S system is a state function, whereas S surrounding, whereas S surrounding is not a state function, whereas S surrounding is not a state function, is not a state function. एंट्रोपी सराउंडिंग की जो है ना वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये आएगा, एक बार सुनना ध्यान से, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है, देखना ध्यान से, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन, कुछ भी केस हो, इसमें हमेशा एंट्रोपी सिस्टम की, सराउंडिंग की, यूनिवर्स की, तीनों की कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, किसी की नहीं बदलती, ना सिस्टम की, ना सराउंडिंग की, ना यूनिवर्स की। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में हमें पता है कि डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल है, तो इसका समेशन क्या होना चाहिए, 0। एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा, 0। और बेटा ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, तो एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, टू सिस्टम की वैल्यू 0, यानी डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0, ये 0, तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम भी 0। याद रखना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। अच्छा, आइसोथर्मल होता है ना, क्या होता है, उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, आइसोबारिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें हमेशा एंट्रोपी सिस्टम की, सराउंडिंग की और यूनिवर्स की सब कुछ कांस्टेंट रहती है, कुछ नहीं बदलती। हीट निकल नहीं रही है सिस्टम से बाहर, यानी कि डेल्टा सराउंडिंग 0 ही होगा, दोनों का समेशन मिला के 0, डेल्टा सिस्टम भी 0 होगा। हमने दूसरे तरीके से भी निकाला है, एंट्रोपी चेंज सिस्टम का देखा, 0 वैल्यू आती है ना, वॉल्यूम बढ़ता है, कूलिंग होती है, उत्पाद बढ़ाता है, एंट्रोपी उत्पाद बढ़ाता होता है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, और ये नीचे जो लिखा है उसे आप समझ लेना कैसे लिखा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि सभी की एंट्रोपी, सिस्टम की, सराउंडिंग की, यूनिवर्स की, सबकी कांस्टेंट ही रहती है, फिक्स रहती है। Reversible adiabatic expansion or compression is called isoentropic process. अगला पॉइंट, अच्छा, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, चाहे कोई भी केस आए, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, है ना, दोनों ही केस में एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है, हमेशा बढ़ेगी सिस्टम की एंट्रोपी, तो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, है ना। क्या रीजन होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन 0, और ये तो 0 ही होगा, इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा बढ़े, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों ही केसेस में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। अगर अगला पॉइंट है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन आए, यूनिवर्स सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, एंट्रोपी सिस्टम इंक्रीजेस ऑलवेज। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में एंट्रोपी किसी की नहीं बदलती, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में हमेशा एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो, दोनों ही केसेस में।
एक्सपेंशन या कंप्रेशन। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए। एक पॉइंट और है वो कि मैं थोड़ा ग्राफ से समझाऊंगा आपको, पहले स्टेटमेंट लिखा देता हूं। अगला पॉइंट बच्चों ये है, अगर एक स्टेटमेंट ऐसा बन के आता है कभी कभी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज मैक्सिमाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पे जाके, और गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम पे जाके, सबसे कम होती है, लीस्ट वैल्यू इक्विलिब्रियम पे होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है एंट्रोपी की यूनिवर्स की एट इक्विलिब्रियम। तो स्टेटमेंट लिख लो, इसमें लिखो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, अगला पॉइंट है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is maximized at equilibrium. Entropy of universe is maximized at equilibrium. Entropy of universe is maximized at equilibrium. और अगला पॉइंट किसी का, मतलब चाहो तो पॉइंट वगैरह ना दो, नेक्स्ट टाइम में लिख लेना। Gibbs energy of system, Gibbs energy of system is minimized at equilibrium. Gibbs energy of system is minimized at equilibrium. Is minimized at equilibrium. ब्रैकेट में at constant P and T, at constant P and T, at constant P and T। देखो समझाता हूं मैं इस पॉइंट को, जो आखिरी में लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर होती है उसकी। क्या होता है, सपोज करो एक रिएक्शन है, आर गिव्स यू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, और इस तरफ ले रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, देखना ध्यान से। तो मान लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट भी था, प्रोडक्ट था ही नहीं, तो एंट्रोपी यूनिवर्स कितनी थी। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है, प्रोसेस हो सकता है, इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी, तभी तो हो पा रहा होगा ना। तो अगर ये रिएक्शन हो पा रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती गई होगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ये एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके बढ़ते बढ़ते ये कांस्टेंट हो जाएगी, और हम मानते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस क्या जाता है, जीरो, एंट्रोपी क्या आती है, कांस्टेंट, यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है, तो कांस्टेंट होगी तो बढ़ेगी नहीं, ये इक्विलिब्रियम है। मान लेते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनता है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो उसके बाद कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, लेकिन एक चीज पता है, ये रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। अगर मैं प्रोडक्ट लेके चलता तो इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता। तो मान लेते हैं कि हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने इससे मोल लिए होते और मान लेते हैं इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है ऐसा कुछ, तो अगर मैंने प्रोडक्ट के मोल्स लिए होते और बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होती, तो इसका मतलब अगेन एंट्रोपी बढ़ रही होती। तो अगर प्रोडक्ट से मैं बैकवर्ड रिएक्शन लेके आता और अगर रिएक्शन हो पा रही है, तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। ये बढ़ेगी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट रीच करेगा। तो ग्राफ इस तरह से एरो का डायरेक्शन उधर होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, वो इक्विलिब्रियम पर होती है एंट्रोपी यूनिवर्स की। और अगर यही मैं जी सिस्टम के लिए बनाऊं, गिब्स एनर्जी सिस्टम की अगर प्रोसेस हो पा रहा है, उसका मतलब गिब्स एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करनी चाहिए, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, कब तक जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम ऐसे भर से भी ला सकते हो, है ना। तो नोट करो उसका, फिर मैं बनाता हूँ दूसरा भी गिब्स एनर्जी सिस्टम। ये जी सिस्टम, और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, मान लो कि पॉसिबल है, इसका मतलब गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, कब तक डिक्रीज होगी, तब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया, डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन बना लेना एरो को, है ना, तो तुम्हें याद रहेगा कि इस तरह से था कुछ। और इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड से भी ला सकते हो,
तो प्रोडक्ट साइड से भी हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बस स्टेटमेंट्स है। कभी कभार स्टूडेंट पूछ होता है क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है पीबीएम पर, तो बोल देना है हाँ, है ना, छोटे पॉइंट पूछ लेगा कुछ भी। ठीक है, ध्यान देना इसको। एक सिस्टम है, एक यूनिवर्स है ना, सिस्टम है और यूनिवर्स है। तीनों थर्मो में सबसे टफ कौन सा लगा? 1 2, कोई भी नहीं? आर्मी कब चालू होगा? चलो सही है। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत जैसा भी है, टफ लगा इजी लगा हो गया, है ना, मतलब कर लिया। वरना ये मतलब बहुत टफ हो जाता है चैप्टर, अगर ढंग से नहीं समझा गया या थोड़ा भी डायमेंट कर लिया तो बहुत मुश्किल आती है प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छी बात है, सब में आ गया आपको। अभी तक फिजिकल में काफी टफ लगा, सॉलिड स्टेट पहला। नहीं मोल तो छोड़ो, तो 11 का था, 12th में। सॉलिड भी अगर अल्टरनेट होता तो ना लगता इतना टफ, वो स्टार्टिंग में ही। और 11 से निकल निकल के आया कि बस बिल्डिंग चेंज हुई, इधर से उधर आए, और रख दिया था सॉलिड स्टेट सामने और बोल दिया अभी खत्म करना है। नहीं टफ नहीं था, लेकिन पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में। फिर था लिक्विड काइनेटिक्स, काइनेटिक्स टफ था। वो तो थर्मो ही चालू हो गए सारे, नहीं? अब उसके बाद एक और है पाइनिक, थोड़ा बहुत ठीक है वो, लेकिन थर्मो से मेरे हिसाब से आसान है। थर्मो से तो आसान लगेगा। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स भरी हुई है पूरी, है ना, और मैथमेटिक्स तुम लोग कर लोगे, है ना। तो बस उसमें ये दिक्कत है कि कुछ लोग होते होते वो भी कर लेते हैं, अच्छे समझ जाते हैं, है ना। 12 क्लास इलेक्ट्रो तो आसान है, इलेक्ट्रो तो हो जाता है आराम से, इलेक्ट्रो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरफेस थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस रटने वाला इंफॉर्मेशन है सब तरह की उसमें। भाई एक क्लास, एक वीक, एक मंथ मान लो, आई नहीं, एक मंथ इलेक्ट्रो मान लो, है ना। यहाँ से अभी कितने गए अपन, 5 7 सितंबर, 8 सितंबर है, तो करीब 5 अक्टूबर तक आई नहीं। और फिर छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो ऐसे अगर छुट्टी ना भी होती मान लो, तो अपन अक्टूबर के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रो खत्म हो रहा होता है। अक्टूबर के लास्ट तक या फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो रहा था, तो अब वो सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। एक वीक तुम्हारा वो हो जाएगा ना, छुट्टी हो जाएगी एक वीक की। सरफेस नहीं, इलेक्ट्रो आइनिक सरफेस 3 बचा है ना यहाँ से। सरफेस तो 2 3 क्लास का है, अड्डा बात नहीं, 2 3 क्लास बहुत आराम से पढ़ा, तो 3 क्लास नॉर्मल पढ़ा तो 2 क्लास में हो जाता है सरफेस। अच्छा तुमने ये नहीं पढ़ा है, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट पढ़ा है, सॉलिड स्टेट में जो सेमी कंडक्टर वाला पार्ट पढ़ा है, थ्योरी थ्योरी होती है ना, तो बस वैसे थ्योरी थ्योरी है पूरी, उसमें कुछ मेटल मेटल नहीं बनते। सही है। ओके चलो, आखिरी प्रश्न करते हैं इसका, इस चैप्टर का। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टीएस डायग्राम, देखना बच्चों यहाँ पे, ये जो पार्ट है टीएस डायग्राम का, इसमें क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, और वो भी फिजिक्स के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अब फिजिक्स में तो पढ़ा नहीं सकते हैं इसको, तो अपन पढ़ा देते हैं कि भाई कैसे कैसे होता है, थोड़ी डिफरेंस क्या रखना है आपको। तो अपनी सीट में एक क्वेश्चन है एस2 का पहला, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ना इसमें, डीएस का बेसिक फॉर्मूला में पता क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाई ई, यही बेसिक फॉर्मूला पता है। तो बेटा क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल हो गया टी डीएस। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम एस वन टू एस टू, अब तुम्हें याद है कि अगर मेरे पास वर्क का फॉर्मूला था माइनस इंटीग्रल पी डीवी, तो पीवी का ग्राफ एरिया में कर्व कर देता है,
पीवी का वर्क, क्यों? क्योंकि पीडीवी था। ऐसे ये इंटीग्रल टीडीएस है। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है ना, उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? हीट, क्यू रिवर्सिबल, बस ये होता है ना। सुनना ध्यान से वापस। तो टीएस डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हीट देगा हमें। अगर टीएस डायग्राम आ जाए, उसका एरिया अंडर कर्व निकालना, उससे हीट मिलेगी। तो इतना लिखो, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। टीएस डायग्राम है और बस डीएस इक्वल टू क्यूएसएल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू इंटीग्रल टीडीएस। तो इसमें लिखो एरिया अंडर टीएस डायग्राम, area under PS diagram gives heat involved in a reversible process, gives heat involved in a reversible process। ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस के होता है केवल, है ना, क्योंकि क्यों रिवर्सिबल है। हीट इन्वॉल्व्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ये टीएस डायग्राम में बस ये याद रखना है कि एरिया अंडर द कर्व, कभी टीएस डायग्राम बना के आ जाए, उसका जब एरिया अंडर द कर्व होगा ना, उससे मैं हीट निकाल सकता हूँ, क्यू की वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना है। अब कुछ प्रोसेस बताता हूं टीएस डायग्राम में। तो स्पेसिफिक हेडिंग डालना, स्पेसिफिक प्रोसेस इन टीएस डायग्राम। कुछ प्रोसेस देखते हैं टीएस डायग्राम में, और ध्यान देना टीएस डायग्राम केवल रिवर्सिबल क्यों बनेगा, है ना, रिवर्सिबल क्यों बनता है। तो बेटा इसमें दो चीजें देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस देखना होता है और एडियाबेटिक का डायग्राम कैसे बनेगा। आइसोथर्मल में अगर टीएस डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनना चाहिए? आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां से यहां मान लेते हैं ऐसा कुछ 1 से 2, ठीक है, ये टीएस डायग्राम होगा। अब बस ये सोचना है मुझे कि 1 से 2 जाने पर ये एक्सपेंशन का ग्राफ है कि कंप्रेशन का ग्राफ है टीएस डायग्राम में। 1 से 2 जाने पर एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तो डिसऑर्डरनेस किसमें बढ़ता है? एक्सपेंशन ही कंप्रेशन? तो एक्सपेंशन, तो यानी कि ये एक्सपेंशन 1 से 2 एक्सपेंशन होगा, इस तरह से टीएस डायग्राम। और 2 से 1 वाला कभी डायग्राम दे दे तो समझ जाना कि एंट्रोपी घट रही है, यानी कि कंप्रेशन का ग्राफ है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मैं टीएस डायग्राम में अगर आइसोथर्मल ग्राफ आया तो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर तुम देख लेना कि अगर एंट्रोपी बढ़ती हुई नजर आए तो एक्सपेंशन का होगा। और एडियाबेटिक में ग्राफ कैसे बनेगा? टीएस डायग्राम एडियाबेटिक का एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का ग्राफ बना रहे हैं ना अपन, तो ये तो एंट्रोपी आइसोएंट्रोपिक होता है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब अगेन इसमें बस ये देखना है कि 1 से 2 क्या है, एक्सपेंशन है कंप्रेशन। 1 से 2 जाने पर टेम्परेचर घट रहा है ना, 1 से 2 जाने पर टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि कूलिंग हो रही है। हाँ, तो अगर तुम्हें याद हो तो एडियाबेटिक में कूलिंग कब होती थी? एक्सपेंशन में। तो यानी कि 1 से 2 कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है, यानी एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक में आइडियल गैस कूल होती थी। और 2 से 1 का ग्राफ अगर आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो कंप्रेशन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ हमें यूज करने होते हैं कभी कभार टीएस डायग्राम। कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम। देखना बच्चों, कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम कैसे बनेगी। कार्नोट में कौन कौन से स्टेप थे? 4, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबेटिक। वही आइसोथर्मल वाले ग्राफ ऐसे बनेंगे और एडियाबेटिक वाले डाउन वाले। तो अगर
टीएस कुछ पूछना है इसमें? ये तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहती है ना बेटा। अब देखो इसमें डिसऑर्डरनेस मतलब होता क्या है ना, तुम अगर सोचोगे एडियाबेटिक, तो टेम्परेचर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों दूसरे कंपनसेट करते हैं ना एडियाबेटिक में, रिवर्सिबल में। कार्नोट साइकिल इन टीएस डायग्राम, तो वो कैसे बनेगा? पहला क्या था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मली एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन ग्राफ ऐसे ही है उधर 1 to 2। फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ग्राफ कैसे है? टॉप टू बॉटम फिलिंग होती है, सब स्ट्रेट लाइन से। तो थर्ड क्या हुआ? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट और कॉम्प्रेशन, तो ग्राफ कुछ इस तरह से। एंड द लास्ट वन, सब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और लास्ट है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, ये ग्राफ होता है टीएस डायग्राम में। ये टेम्परेचर जो हाई वाला होगा ना, वो सोर्स का होगा, दिस इज टी सोर्स एंड दिस वन इज टी सिंक, ठीक है। टी सोर्स और टी सिंक लिखना है इसको। और बेटा अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर जो टी सोर्स होता था ना, उसी टेम्परेचर पर हीट एंटर होती थी Q1, और यहाँ पे हीट जाती थी Q2। यहाँ की हीट कितनी थी एडियाबेटिक की? 0, ठीक है ना। ये कुछ था हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, है ना, बस खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन करके। नहीं नहीं, मतलब ये चैप्टर खत्म करते हैं, क्लास कैसे खत्म हो सकती है? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप ये लिस्ट लिखना। एक टीएस डायग्राम गिवन है, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ये एंट्रोपी है 400 एंड 500, ये वैल्यू गिवन है आपको। एस गिवन है जूल पर केल्विन में, और टेम्परेचर गिवन है केल्विन स्केल में। तो दोनों टेम्परेचर पता है हमें, है ना। टेम्परेचर है 200 एंड 1000, 200 केल्विन और 1000 केल्विन, टीएस डायग्राम। बोलो क्वेश्चन। लिखो फ्रॉम गिवन टीएस डायग्राम कैलकुलेट, फ्रॉम गिवन टीएस डायग्राम कैलकुलेट, फ्रॉम गिवन टीएस डायग्राम कैलकुलेट ए पार्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। बी पार्ट heat taken from source, heat taken from source. C part heat taken, sorry, heat given to sink, C part है heat given to sink। और नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल। आसान सा है। तो एफिशिएंसी तो निकली आएगी T1 - T2 by T1।
कितना आ रहा है ये 4/5 0.8 ना। अगर मैं परसेंटेज निकालू तो 80%। बी पार्ट, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। तो हीट कैसे निकाल सकते हो बच्चों? TS डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व हीट देता है मुझे, तो जो Q1 हीट यहां से आ रही है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है ये मुझे हीट टेकन फ्रॉम सोर्स दे सकता है। ठीक है, तो हीट टेकन फ्रॉम सोर्स क्या लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर? मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि वो क्या हो गया 1000 केल्विन इंटू डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस जो भी होगा 400 500 माइनस 400, समझ रहे हो ना? तो कितना हो गया मेरे पास 100 किलो जूल। और सी पार्ट, हीट गिवन टू सिंक, हाँ तो ये क्या हो जाएगा अगेन 200 इंटू 500 माइनस 400। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 किलो जूल हीट गिवन टू सिंक, है ना। तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ पे कि हीट गिवन टू सिंक है, ठीक है ना, Q2 की वैल्यू। और डी पार्ट, हीट कन्वर्टेड टू वर्क। तो अपन क्या कर सकते हैं 100 किलो जूल एंटर किया, माइनस 20 निकला, तो कितना हो गया ये 80 किलो जूल। हीट गिवन टू सिंक लिखी हुई है अपन लोगों ने, तब तो कोई वर्क भी नहीं है माइनस साइन का ना। हीट गिवन टू सिंक लिख ही दिया है, खाली Q2 लिखता आता है, अपन -20 लिखते हैं। ठीक है ना, तो बस ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं TS डायग्राम में। ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह। आगे लिखते हैं हेडिंग आयन इक्विलिब्रियम। इसलिए कोई सा थर्मो खत्म हो गया है कायदे से, इसलिए तो नया स्टार्ट हुआ। अच्छा, आयनिक कब वो थर्मो कब स्टार्ट किया था ये थोड़ी ना याद होगी, किसी ने लिखा होगा कॉपी में क्या? थर्मो वन की पहली क्लास, थर्मो वन की पहली क्लास 4/7, 4/7, 4/8, 4/9, 2 महीने पूरे हो जाते नहीं, 2 महीने पूरे हो गए। एक वीक तुम्हारे अब बरसात वाला भी चला गया, क्लास बरसात में चली गई नहीं, पानी छुट्टी हो गई, एक एक टेस्ट में गई थी, तो अगर ना होती तो पूरा 2 महीना लगभग लगभग, नहीं पूरा 2 महीना। इंडिपेंडेंट स्टेबल इतनी थोड़ी ना गई थी, पता नहीं 2 क्लास तो गई होंगी, एक तो बरसात वाली गई थी, एक टेस्ट वाली गई थी, पूरा 2 महीने लगता है। ओके, चलो 2 महीने से सक्सेसफुली तुमने कंप्लीट किया थर्मो। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो अगेन ये थोड़ा सा मतलब अगेन मतलब चैप्टर ऐसा है कि अगर ढंग से करते जाओगे तो आसानी लगेगा, अगर नहीं किया तो फिर बीच में आके मुश्किल आएगी, है ना। टोटल 12 क्लासेस का है, और 12 क्लास में ऐसा मान के चल सकते हो कि पहली 10 क्लासेस पूरी तरह से लिंक्ड है, आखिरी की 2 क्लास बिल्कुल सेपरेट है। अगर हमें पहली 10 क्लास में नहीं पसंद है, 2 क्लास का अलग सेपरेट पोर्शन है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम भी मतलब अब थर्मो से कोई लिंक नहीं है, थोड़ा बहुत लिंक होगा तो मोल मोलारिटी वो सब, है ना, वो सब है, तो लिंक में आता ही है ना। तो एक वापस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना क्या रहता है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में पहली क्लास में चलो अपन देखते हैं बेसिक पढ़ा रहे आज तो, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, तुम्हें काफी चीजें पता है, तो एक बार रिपीट कर रहे हैं जस्ट कि आप उसको लिंक कर पाओ। तो पहला तो होता है क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो अपनी अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को फैसिलिटेट करें। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटेलिक और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक वाले ये वायर वायर हो गया, ये तो फिर से पढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक वाला हम लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन से चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अच्छा, तो होता क्या है कि जो हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक।
स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो 100% अपने आयंस में जाता है, और वीक क्या होता है? जो पार्सली अपने आयंस में ब्रेक होता है, 100% आयंस में ब्रेक नहीं होता। ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना यहीं तक लिखते हैं पहले तो इसमें लिखो हेडिंग कंडक्टर्स। स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से ही। कंडक्टर्स तो एक लाइन लिखना है सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स में लिखो substance which conduct electricity through it। substance हेडिंग है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें लिखा कंडक्टर्स, तो उसमें लिखो substance which conduct electricity through it। substance which conduct electricity through it, full stop। these are of two types। these are of two types। A part metallic, metallic। B part electrolytic। A part metallic, B part electrolytic। अब हम लोग सीधे इलेक्ट्रोलाइट पे आते हैं, तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स solution। substance which conduct electricity through its solution। substance which conduct electricity through its solution, full stop। these are of two types। these are of two types। दो तरह के होते हैं। A part strong electrolyte। A part strong electrolyte। A part strong electrolyte, उसमें लिखना एक लाइन लिखना they ionize completely। they ionize completely when dissolved in water। they ionize completely when dissolved in water। they ionize completely when dissolved in water। बैटर लिखे ना अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% अपने आयंस में टूट जाते हैं वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। एक इसके अंदर तीन कैटेगरी आती है, इसका सब पॉइंट लिखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो 100% अपने आयंस में रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर। इसमें कुछ कॉमन एसिड्स लिखवा रहा हूं मैं, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, है ना। मी ये है, थोड़ा बहुत काफी हद तक H2SO4 भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो 100% आयंस में रहते हैं वो हमारे सामने ये लिखे हुए हैं, कुछ खास तौर पे मोनोप्रॉटिक है वो ज्यादातर माने आते हैं। ठीक है, अच्छा जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे ना, जब भी क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग का आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मान लिया तो HCl एक्वस लिखना है और सिंगल एरो से ब्रेक करना है उसको, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इस तरह से ब्रेक करना होता है सिंगल एरो से, है ना। पूरी तरह से जो कंसंट्रेशन, जो मोलैरिटी इसकी है ना, वही मोलैरिटी इन आयंस की हो जाएगी आफ्टर जब वो पानी में घुल जाएंगे तो। ठीक है यहां तक। अच्छा बच्चों, इसी तरह से होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस, कुछ कॉमन मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखवा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि NaOH, KOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ज्यादातर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स है ना, वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स are strong bases,
आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। जनरली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, इनमें से कभी क्वेश्चन आ गया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, NaOH एक्वस, तो क्या करना है, उसको भी अपन सिंगल एरो से उसके आयंस में ब्रेक करेंगे। Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयन एक्वस, स्ट्रॉन्ग को सिंगल एरो से। तो जो कंपाउंड लिखवा रहा हूं ये बस आपको इन्फॉर्मेशन की तरह लिख रहे हैं, है ना। ऐसे देखो लाखों एसिड्स है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, हम कैसे सोचेंगे। तो उसके लिए कुछ डेटा होते हैं, डेटा से हम लोग समझ जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, लेकिन वो एक दो क्लास बाद आएगा। अभी फिलहाल समझो कुछ कंपाउंड कुछ कॉमन लिखवा दे रहा हूँ कि भाई नॉर्मली तुम्हें हर एक क्वेश्चन में दिखाई पड़ने वाले, हर दूसरे क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिखाई पड़ेंगे, तो हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। ठीक, तीसरा पॉइंट, सॉल्ट्स। almost all salts almost all salts are considered to be strong, are considered to be strong। जितने भी सॉल्ट्स है ना हम सबको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, पानी के अंदर वो 100% आयंस पे हम मानते हैं उनको। जितने भी सॉल्ट्स है, कुछ कॉमन सॉल्ट्स होते क्या है, NaCl, Ka, NO3, CH3, COO, Na। सॉल्ट की खासियत होती है, मैंने शायद आपको पीछे बताया था थर्मोकेमिस्ट्री में, जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट हमेशा बेस से आता है और एनायनिक पार्ट हमेशा एसिड से आता है। जो कैटायनिक पार्ट है ना वो हमेशा बेस से मिलेगा तुम्हें, और एनायनिक पार्ट हमेशा एसिड से। ऐसे यहाँ पे देखो NaOH से आ रहा है और CH3 से OOH से आ रहा है ना, तो हमेशा सॉल्ट से ऐसे ही रहता है। कोई भी सॉल्ट आए आपको उसको 100% आयन से ब्रेक कर देना है सिंगल एरो के साथ। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको 100% आयंस में सिंगल एरो से ब्रेक कर देना है ना। तो कुछ कॉमन एसिड्स, कुछ कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस और कुछ सॉल्ट जो कॉमनली हमें दिखाई पड़ेंगे, उनके बारे में मैं कुछ का हिंट दे रहा हूं। CH3 COO Na aqueous, एरो CH3 COO माइनस aqueous प्लस Na प्लस aqueous। ठीक, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्ट्स हुए, फिर लिखना तुम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, हेडिंग डालो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखो, दे आयनाइज पार्सली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आयनाइज पार्सली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिखो दे आयनाइज पार्सली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। पानी के अंदर जब वो आयनाइज होते हैं तो पार्सली होते हैं, 100% नहीं टूटते, कुछ पार्ट टूटेगा कुछ पार्ट रह जाता है। ऐसे इसमें कुछ कॉमनली हम लोग वीक एसिड को देखते हैं, कॉमन वीक एसिड्स को। तो इसमें पहला सब पॉइंट है वीक, वीक एसिड्स वो कौन कौन से कॉमनली दिखाई पड़ेंगे। अच्छा कि सबसे कॉमन एसिड तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन में एसिटिक एसिड, ये वीक है। ठीक, जैसे कि मेरे पास आ जाएगा फॉर्मिक एसिड HCOOH एक्वस, या फिर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सबसे मतलब कॉमनली दिखाई पड़ने वाले हैं। फिर H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक होते हैं, है ना। और भी हैं लेकिन अगेन सबको नहीं याद रखना है, जो कॉमनली दिखाई पड़ने वाले वो कुछ मैंने लिखा। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, तो मोस्टली इसमें लिख लेंगे जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो वीक होते हैं।
ऐसे बच्चों वीक बेसिस, कुछ कॉमन वीक बेस जैसे कि NH4OH एक्वस, सबसे कॉमन वीक बेस। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में जब भी बेस वीक लेना होगा ना तो NH4OH ही मिलेगा आपको। NH4OH, और चीज ध्यान रखना, या फिर अमोनिया भी लिखा मिल सकता है, दोनों एक ही चीज मानना। क्योंकि होता क्या ना, जैसे तुम अमोनिया को पानी में डालोगे वो NH4OH में कन्वर्ट हो जाता है, या तो NH4OH लिखा मिले या अमोनिया, एक ही बात है। ठीक, और भी कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ कॉमन वीक बेस, जैसे कि मान लो CH3NH2 एक्वस, है ना, C2H5NH2 एक्वस, मैथिलेमीन एथिलेमीन, है ना, या एनिलीन, है ना, या फिर तुम्हारे पास पिरिडीन वगैरह। तो ये जितने भी होते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक, ये देखो कि नोटिस करोगे तो सब ये ऑर्गेनिक बेसिस हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक, लिखना इसको, जनरली ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक। जनरली ऑर्गेनिक बेसिस आर वीक, तो ऑर्गेनिक बेस होते हैं ना, ज्यादातर वो वीक मानते हैं अपन को। करें अपन आगे। अच्छा, इसमें क्या करना है, जब तक इसकी रिएक्शन लिखोगे ना वीक बेस की या वीक एसिड की एक्वस में, तो उसको आयन से ब्रेक करना होगा, तो आप डबल एरो लगाना बीच में, सिंगल एरो नहीं। जब भी वीक होगा ना तो डबल एरो लगा के ब्रेक करना है। तो CH3 C डबल माइनस एक्वस, साथ में H+ आयन एक्वस। और जैसे सपोज करो तुम्हारे पास आता है NH4OH वीक बेस, तो क्या करेंगे, डबल एरो बनाया, NH4+ एक्वस प्लस साथ में OH- आयन एक्वस। ठीक है, लिखो इसको। तो स्ट्रॉन्ग को सिंगल एरो से ब्रेक करना और वीक को डबल एरो से ब्रेक करेंगे हमेशा। ठीक, और इस पॉइंट को याद रखेंगे, NH4OH और अमोनिया एक ही बात है ना, दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, कई बच्चे जब क्वेश्चन आता है ना वीक बेस का, खास तौर से मान लो C2H5NH2 आ गया, तो रिएक्शन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या लिखे कैसे लिखे। तो आप क्या करना, आसान तरीका क्या है, उसको अमोनिया मान लेना। ये एक्चुअल में N में 3H है ना, एक H हटके अल्काइल ग्रुप आ गया, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसकी जो रिएक्शंस होंगे ठीक अमोनिया जैसे लिखी जाती हैं। तो अमोनिया में तुम लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे रिएक्शन लिखने में। तो अगर कंफ्यूजन हो, ना समझ में आए कि C2H5NH2 की रिएक्शन कैसे लिखना है, तो आप मतलब अमोनिया मान के उसको सोच लेना क्या क्या चीज, बेटा वही लेना जो वहां पर गिवन है। ठीक है, तो ये वीक एसिड वीक बेस कुछ क्लासिफिकेशन हुए। अब बच्चों हम लोग आते हैं आर्हेनियस एसिड बेस पे, थोड़ा सा एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में पूरा एसिड बेस ही भरा हुआ है उस चैप्टर में। तो लिखो एसिड बेस कॉन्सेप्ट, हेडिंग है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लिखो उसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, तो तीन तरह से एसिड बेस को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक होता है आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड बेस। दूसरा क्या होता है, बर्नस्टेड लॉरी एसिड बेस, और तीसरा लेविस एसिड लेविस बेस। तो हमें चैप्टर में मेनली दो पहले वाले मतलब करने होते हैं यूज, आर्हेनियस और बर्नस्टेड लॉरी। लेविस एसिड लेविस बेस में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में, तो इसी फोकस करते हैं। तो पहला है आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इसने इन्होंने क्या बोला कि जो एसिड है ना, एसिड्स क्या होते हैं जो सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन फर्निश करें। ठीक है ना, तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस, सब्सटेंस
substances which furnish H plus ions in aqueous solution. Substances which furnish H plus ions in aqueous solution. जो H plus ion देगा वो एसिड, ऐसे HCl है, HCl aqueous, ये पानी में सिंगल एरो से ब्रेक किया H plus aqueous और Cl minus aqueous, ये एसिड है ना। अगर एसिटिक एसिड हुआ तो वो भी पानी के अंदर एक्वस के अंदर डबल एरो से ब्रेक करेंगे, H plus aqueous प्लस CH3 C डबल O माइनस एक्वस, नहीं। और बेसिस क्या होते हैं, जो OH आयन दे पानी के अंदर, है ना। तो इनमें तो बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। बेसिस क्या है, which furnish OH minus ions in aqueous solution, which furnish OH minus ion in aqueous solution. बेस वो होते हैं जो OH आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH आ गया, KOH ले लेते हैं, KOH एक्वस स्ट्रॉन्ग बेस है तो सिंगल एरो से ब्रेक कर दिया, ये OH आयन फर्निश करेगा, है ना, ठीक है। NH4OH का तो डबल एरो लगा कर देंगे, तो NH4OH एक्वस डबल एरो से ब्रेक कर दिया, NH4 प्लस एक्वस प्लस साथ में OH माइनस एक्वस, ठीक है। फिर आते हैं बी पार्ट में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड क्या हुआ, क्या क्या कुछ नाम अलग से प्रोनाउंस करते हैं क्या, कैसे बोलते हैं, सही है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, मतलब ना कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो, कुछ और W साइलेंट हो या R साइलेंट हो, समझते भी नहीं ज्यादा हो, नहीं है ना, कोई बात है। ओके चलो, चाहिए जो भी है कॉन्सेप्ट, है ना। इसमें क्या होगा उसको देखते जल्दी से। तो देखो इन्होंने क्या बोला, आपको पता ही है कि एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, है ना। जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड, और बेसिस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक। अब इन्होंने ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या किया कि इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। तो क्या बोला कि एसिड जो है अगर मैं उससे माइनस H प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस उसका। और इसी तरह से अगर कोई बेस है मैंने उसमें H प्लस ऐड कर दिया तो क्या बन जाता है उसका, कॉन्जुगेट एसिड। ये सब तुम्हें बहुत ढंग से आइडिया होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई बड़ा छुपा होगा, ठीक है ना। एसिड से अगर मैंने H प्लस रिलीज किया, माइनस किया, तो वो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बीच में अगर मैं H प्लस ऐड कर देता हूं तो कॉन्जुगेट एसिड क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये तो कुछ पता ही है सबको, है ना। तो इन्होंने एसिड बेस में
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लेके रिएक्शन लिखना समझाया, लिखना ध्यान से। जैसे मान लो HCl क्या है, एसिड, तो इन्होंने क्या किया ना, वहां देखो ब्रोमिस्टेड, सॉरी आर्हेनियस से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत सारे बेसेस छूट जा रहे थे क्योंकि उसमें OH आयन नहीं थे, है ना। तो होता क्या है, कैसे अमोनिया है, अमोनिया में OH आयन है ही नहीं। तो अगर हम आर्हेनियस थ्योरी देखें तो उनके हिसाब से तो भाई जिसमें OH आयन होगा वही बेस होगा। तो आप इन्होंने क्या किया, थोड़ा और डिफाइन किया, इन्होंने बोला कि भाई जो OH आयन देने के बजाय H प्लस एक्सेप्टर हो उसे हम बेस बोल देंगे। तो होता क्या है, जैसे सपोज करो HCl की रिएक्शन लिखी थी इन्होंने, आर्हेनियस ने कैसे लिखी, HCl एक्वस, एरो बनाया, क्या बनाया, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ध्यान है ना आपको। और जो तुम्हारे पास इन्होंने कॉन्स्टेंट लॉरी ने क्या किया, HCl एक्वस की रिएक्शन कैसे लिखी, HCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, है ना। अब क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे इन दोनों को जब मिलाओगे, एक्वस का मतलब पानी में मिलाया गया है, इन दोनों को जब आप मतलब एक साथ रखोगे तो इसमें जो HCl है और H2O है, कोई एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा। जो H प्लस देगा वो एसिड, और जिसने H प्लस एक्सेप्ट किया वो क्या हो जाएगा, बेस। तो इनमें कौन H प्लस देने वाला है, HCl, तो यहाँ पर ये एसिड हो जाएगा और ये साथ में बेस, एसिड बेस। और होगा क्या, क्योंकि सिंगुलर बनाओगे तो उसने H प्लस दिया, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये H प्लस डोनर है तो एसिड, H प्लस एक्सेप्टर है तो बेस। तो अच्छा, अब जैसे ये एसिड है तो सब क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस, और ये अगर बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। ऐसे मान लो एसिटिक एसिड है, CH3COOH एक्वस, इसमें क्या करेंगे, H2O लिक्विड ऐड किया, डबल बनाएंगे ना, वीक है तो हम किसमें ब्रेक करेंगे, यहां से H प्लस डोनर है, H प्लस देगा तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या हुआ इसका बेस। तो इसने H प्लस दिया तो क्या बना, CH3COO माइनस एक्वस, और H प्लस वाटर ने एक्सेप्ट किया, ये क्या बन गया, H3O प्लस एक्वस। तो ये क्या हुआ, एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर है ना। तो एसिड बेस साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, और कोई H प्लस दे रहा है तो दूसरा H प्लस लेने वाला होना चाहिए। यहाँ पे वाटर था, लेने वाला H प्लस। जैसे कि अगर बेस ले लेते हैं, मान लो अमोनिया है, अमोनिया के एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब इसमें क्या होगा, अगेन कोई एक होगा जो H प्लस दे सकता है इन दोनों में से, और एक H प्लस ले सकता है। कौन H प्लस देने वाला है यहाँ पर, इस बार वाटर जो होगा वो H प्लस आयन देगा, और अमोनिया एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और अमोनिया जो है वो बेस की तरह, क्योंकि वीक है तो डबल एरो बनाएंगे बीच में, वह H प्लस चला जाएगा, NH4 प्लस एक्वस प्लस साथ में OH आयन एक्वस। ये क्या हो गया इसका, ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है ना। तो बेटा इसमें एक चीज और मालूम पड़ती है हमें उस 3 एग्जाम्पल से, कि देखो वाटर पहले 2 केस में बेस की तरह काम कर रहा है, और थर्ड केस में वाटर एसिड की तरह काम कर रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा ये कहना कि ये एसिड है ये बेस है, ये थोड़ा मुश्किल है। अब देखो वाटर उसमें बेस की तरह काम कर रहा था और यहाँ एसिड की तरह काम करने लग गया। डिपेंड करता है कौन किसके साथ प्रेजेंट है, किसके रेफरेंस में बात की जा रही है। ऐसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, HCl और एसिटिक एसिड साथ में रख दिया जाए, HCl और एसिटिक एसिड दोनों एसिड है, तो उसमें से कोई तो एक ऐसा होगा जो डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, HCl।
तो वहां पे वो H प्लस डोनर होगा, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जो एसिडिक एसिड है वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा और बेस की तरह काम करेगा। जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा था वैसे तो, HCl लिक्विड और CH3COOH लिक्विड, एक्वस नहीं लिक्विड, दोनों को जब मिला देते हैं तो इनमें से एक कंपोनेंट ऐसा होगा वो H प्लस देगा, दूसरा H प्लस एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जो HCl है वो H प्लस देने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो क्या होता है इसमें कि ये जो HCl है उससे क्या बनेगा, Cl माइनस लिक्विड मिला देंगे, और ये क्या बनने वाला है, CH3COOH2 प्लस लिक्विड। तो यहां पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था और ये बेस की तरह, और ये बेस है तो ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है तो ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये कोई परमानेंट नहीं है कि एसिडिक एसिड तो एसिड है तो अपन उसको हमेशा H+ ही देगा। अब किसके साथ प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट होता है। अगर एसिड के साथ रखा तो बेस की तरह काम कर रहा है एसिडिक एसिड। ठीक है, इससे एक रिएक्शन तुमने और पढ़ी होगी शायद, अभी समझ में आई कि नहीं आई, बेंजीन पे जब NO2 ग्रुप लगाते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, अभी नहीं पढ़ा है इन्होंने सर ने, एरोमेटिक नहीं पढ़ाया, तो उसमें लिखना, उसमें भी क्या होता है ना, जो HNO3 होता है ना, बेंजीन पे क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से केवल इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाते हैं उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस, नेगेटिव वाले नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि जब NO2 ग्रुप लाना होता है ना, तो यहाँ पे HNO3 और H2SO4 दोनों ऐड करते हैं, और H2SO4 यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करता है, HNO3 बेस की तरह, वो बेस होता है HNO3 यहाँ पर। क्या होता है, H प्लस इस पर अटैक करता है, इससे H2 बाहर निकलता है और NO2 प्लस इस पर अटैक करवाता है। अब मैं मैकेनिज्म में नहीं आ रहा, वो बताएंगे ऑर्गेनिक वाले, है ना, वो एक्चुअल में होता यही है कि यहाँ पर NO2 प्लस अटैक करता है और उसके लिए ये एसिड की तरह काम करता है, नाइट्रिक एसिड बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि वो है एसिड। तो होता क्या है कि जितना भी तुम पढ़ते हो ना, अब ये तुम सोच सकते हो कि मैं कैसे जानूंगा कौन सा एसिड कौन सा बेस है, जितने भी एसिड बेस डिफाइन किए गए हैं वो विद रेफरेंस टू वाटर डिफाइन किए गए। वाटर से जिसकी ज्यादा टेंडेंसी है H प्लस देने की वो एसिड बोल दिया गया, और जिसकी वाटर से कम देने की टेंडेंसी है H प्लस वो क्या बोल दिया गया, बेस। लेकिन ये केवल सब पूरा एसिड बेस डिफाइन किया गया है, तो हम कहते हैं ये एसिड है ये बेस है, तो विद रेफरेंस टू वाटर है। ठीक है, तो ये सारे रिलेटिव टर्म है, वाटर वही कहीं पर बेस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर वो एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं हम लोग, नोट कर लिया हो तो चारों सारे एग्जाम्पल, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है पानी के अंदर होता है, जब एसिडिक एसिड में डालोगे ना तो ये इतना ज्यादा इसका डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं इसको आयनाइज कर दो पूरी तरह से, थोड़ा सा पार्ट H प्लस आएगा इधर की तरफ ऐसा रहता है ना। ये तो केवल एक रेफरेंस के लिए समझाया है, इसको यूज नहीं है इस चैप्टर में, ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में किया है हमने, पानी में नहीं किया। तो इसमें लिखो, नोट करके दो तीन पॉइंट, नोट करके पहला पॉइंट, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, नोट करके पहला पॉइंट है, ये पता ही होगा आपको, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग its conjugate base will be weak. If acid is strong, comma, its conjugate base will be weak. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एसिड एंड बेस आर रिलेटिव टर्म्स, एसिड एंड बेस आर रिलेटिव टर्म्स, acid and base are relative terms। जो एसिड और बेस है ये रिलेटिव टर्म है, कौन किसके साथ प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट होता है कि ये स्ट्रॉन्गर है कि ये वीकर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, नॉर्मली एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेसेस आर डिफाइंड, normally acids and bases are defined with reference to water, normally acids and bases are defined with reference to water, with reference to water। ठीक है,
अच्छा, मैं कुछ एसिड्स लिख रहा हूं, आप बताना कॉन्जुगेट बेस क्या है। आप भी लिख लेना, बहुत सिंपल सही है वैसे, एक बस फॉर्मेलिटी के लिए करना होता है इसको। कॉन्जुगेट बेस ऐसे H2SO4 है, तो SO4 2 माइनस, ये गड़बड़ है ना, तो ध्यान देना क्या होता है, HSO4 माइनस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एक एक्सप्रेस का डिफरेंस आता है, नहीं अगर HSO4 माइनस है तो कॉन्जुगेट बेस उसका SO4 2 माइनस, नहीं कॉन्जुगेट बेस। ऐसे मान लो आता है HI, तो I माइनस, ठीक है, H2O तो OH माइनस, ठीक है, इस तरह से कुछ। और जैसे मान लो H3PO4 तो H2PO4 माइनस, अगर H2PO4 माइनस आ गया तो HPO4 2 माइनस, और HPO4 2 माइनस आ गया तो PO4 3 माइनस, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर H3PO3 आता है तो 2 निकलते हैं H प्लस, पता ही है आपको, नहीं तो वो लिख देता हूँ मैं एक बार वैसे। H3PO3 आया तो क्या आएगा, H2PO3 माइनस, और H2PO3 माइनस आया तो HPO3 2 माइनस ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और अगर HPO3 2 माइनस आया तो PO3 3 माइनस नहीं लिखना ना, पता होगा आपको, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना। तो उसमें डाई बेसिक होता है ना, 2 H प्लस निकल सकता है, तीसरा नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक है। और एक H प्लस का डिफरेंस रखना, ये ध्यान रखना बस, है ना, ये तो पता ही रहता है आपको। तो क्या बेटा, एक होता है एम्फीप्रोटिक आयंस या एम्फोटेरिक आयंस। क्या होते हैं वो, जो H प्लस डोनर भी हो और एक्सेप्टर भी हो, एम्फीप्रोटिक आयंस और एम्फोटेरिक आयंस। बच्चों क्या होता है एम्फीप्रोटिक आयंस और एम्फोटेरिक आयंस। जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे कॉमन एग्जांपल है HCO3 माइनस, H प्लस डोनेट कर सकता है, क्या ना देगा, CO3 2 माइनस, एसिड है। H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है H2CO3, ठीक है, HSO4 माइनस, फिर HS माइनस H2S से आता है, ठीक है, HC2O4 माइनस, ऑक्जेलिक एसिड से आता है H2O, H2O भी H प्लस दे सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है CO प्लस, ठीक है, कुछ कॉमनली ऐसे कुछ लिखा दिया अपन ने, एम्फीप्रोटिक आयंस या एम्फोटेरिक आयंस, ठीक है। फिर एक हेडिंग आती है उसमें, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, लेवलिंग LEVELLING, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये बस स्टेटमेंट लिखा मिलता है कभी किसी किसी बुक में, तो बस समझा देता हूं मैं। देखो क्या होता है, सपोज को तुम्हें स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है HCl की, HBr की और HNO3 की, 3 एसिड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है। तुम क्या करोगे, पानी में ऐड, क्या अच्छा चीज पहले हम वापस सोचते हैं, HCl और एसिटिक एसिड में मुझे स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है, मैं क्या करूंगा, पानी में ऐड करूंगा, जिसके ज्यादा आयंस बने H प्लस उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, किसकी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, HCl की एसिटिक एसिड से। ठीक है, अगर मान लो HCl और HBr में करना है कंपैरिजन, पानी में ऐड करेंगे, दोनों 100% आयंस में आ रहे हैं, ठीक है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ये कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। तो होता क्या है कि हम पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही 100% आयंस में है ना। अगर मैंने बराबर मोल्स ऐड किए तो प्लस मिलेगा। वीक की कंपेयर करना आसान है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड कंपेयर कर सकते हैं, दोनों 100% आयंस में निकलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन पानी के अंदर नहीं की जा सकती, इसी को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट।
पे आ गए, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड एक लेवल पे आ गए पानी के अंदर, तो उनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड के अंदर उनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन की जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो पार्सली आयनाइज होते हैं, कौन ज्यादा आयनाइज हो रहा है उस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो इसी को लिखना होता है लेवलिंग इफेक्ट। इसमें लिखो strength comparison of strength comparison of strong acid strength comparison of strong acid cannot be done in water. Strength comparison of strong acid cannot be done है ना in water, as strong acids ionize completely in water, as strong acids ionize completely in water. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो 100% अपने आयंस में चले जाएंगे, कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट में लिखना, टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कंपेयर स्ट्रेंथ कंपेयर strength of strong acid, CH3COOH is taken to compare strength of strong acid, CH3COOH is taken as solvent. CH3COOH is taken as solvent. ठीक है, तो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब कि स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम पानी में नहीं कर सकते, हम एसिटिक एसिड में करेंगे। ठीक है, फिर कुछ 11th का मैं जल्दी से रिवीजन कराता हूँ 5 मिनट में, है ना, तुम लोग भूल चुके होंगे, है ना, फिर उतना ताकि वो अपन उसके बाद नहीं पढ़ पाएंगे, उसके बाद जो बड़ा पोर्शन है वो डेरिवेशन लंबा टाइम लेगा। तो 11th क्लास का मैथ्स है, करोगे देख के अब क्या फर्क पड़ता है ना, यूनिवर्सिटी का टाइम खराब कर रहे, क्या रह गया, अभी भी देखना रहेगा तुम लोग को, हम लोग बहुत दिन बाद अच्छा कोहली खेल रहा है, क्या कोहली खेल रहा है, थोड़ा वैसे बातें हैं। देखो 11th क्लास में जब उन्होंने कुछ पढ़ा था और मुझे यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में, उसे कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। ऐसा देखो क्या है, पहला पॉइंट क्लास 11th का है ना, लिख के रिविजन टाइप का, ताकि भाई थोड़ा सा अपन उसको यूज कर पाएंगे अगली क्लासेस में। पहला पॉइंट, हमें ये पता है ए से अगर बन रहा है बी प्लस सी, तो सी 0 0 सी माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स या 2 ले लेते हो तो 2x है ना, पता है ना आपको। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा सकता है C1 - अल्फा 2C अल्फा C अल्फा, ठीक है ना। ये होता है मोल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व, और ये किससे करेंगे, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड। और पीछे भी पन्ने कभी आया था 11th में आया था, किसने पढ़ाया था, लिक्विड में पढ़ाया था। चलो ठीक है, जहां पे बताया ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड है और ये मोल मेथड। देखो अगर दो रिएक्टेंट हुए, दो रिएक्टेंट, तो तुम्हें मोल मेथड को सॉल्व करना होता है, तो उसमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड नहीं लगेगा। अगर एक रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है तभी आप ये सेकंड मेथड अल्फा वाला लगाते हो। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो हमेशा मोल मेथड से किया जाता है। अगर एक रिएक्टेंट है और 2-3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तब आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक, दूसरा पॉइंट, मोलैरिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 55.55 है ना, ये मुझे उस समय यूज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा, याद होता ही है अपन को। चौथा पॉइंट, टेम्परेचर बदलने से बदलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला होता है उसका, टेम्परेचर चेंज करने से क्या बदलता है, log of Q2/Q1 delta H by 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है ना, ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट जो इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज करना होगा हमें, वो तुम्हें ये मालूम होगा शायद कि जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। अगर एंडोथर्मिक है, देखो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, T2 बढ़ाया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो K2 का इक्विलिब्रियम K1 आएगा। और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और सातवां पॉइंट तुम्हें थोड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, वो नया है, वो मतलब 11 से ही लिंक है, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये लिंक रिलेटेड पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो, है ना, ऐसे मान लो एसिटिक एसिड है, सुनना ध्यान से, एसिटिक एसिड एक्वस है, इक्विलिब्रियम पर है, अपने आयंस के साथ ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक। अगर तुम कंटेनर में H+ बढ़ा दोगे, इसमें किधर जाएगी, बैकवर्ड, या एसिटेट आयन बढ़ाओगे, बैकवर्ड। तो इसी को बोलते क्या है कि अगर कंटेनर में दो एसिड एक साथ प्रेजेंट है, मान लो HCl भी मैंने ऐड कर दिया, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग है, जो सिंगल है उससे ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा, Cl- एक्वस और H+ आयन एक्वस। अब जब H+ बढ़ेगा, पहली रिएक्शन बैकवर्ड जाओगी, कॉमन आयन की वजह से। तो हम ये बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक है ना, उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस में जा रहा था, वो कम जाता है। तो ये याद रखना होता है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेसेस, सप्रेस मतलब कम होना, सप्रेसेस ड्यू टू कॉमन आयन, suppresses due to कॉमन आयन इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो सिंगल आर से था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टू कॉमन आयन इफेक्ट। जो वीक होगा ना, जिसमें इक्विलिब्रियम का साइन है, वही बैकवर्ड जाएगा, स्ट्रॉन्ग पे फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों वीक है, अगर दोनों वीक है, दोनों पीछे जाएंगे। जो ज्यादा वीक है वो ज्यादा पीछे सप्रेस होता है, जितना ज्यादा वीक होगा, है ना, जो वीक है उसी को दबा दिया जाता है, समझ लो, ठीक है। तो बस यही तक कर रहे हैं, विकास में आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क है सीट से, जो एडवांस थोड़ी टफ है इसकी, थर्मो 2 की एडवांस में हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा हो, है ना, बड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन अच्छे आए हैं इसके, खास तौर से। बाकी सब हो गया है, S2 में कुछ बचा हुआ है ना, तो कम कम देते हैं, जो एडवांस ब्रेक करके देते हैं ताकि थोड़ा हो, है ना। तो S1 पूरा हो गया, O1 पूरा हो गया, हाँ, O1 में एक दो बचे हुए हैं, ऐसे S2 में भी एक दो बचे हुए हैं, तो S2 A2, ठीक है। और जे एडवांस में बता देता हूँ, है ना, देखो कुछ हो चुके हैं, 2 3 5 हो चुका है ना, 1 4 6 7 8, 1 4 6 7 8, ठीक है, 5 ले रहा हूँ। और इसमें जो बचा उचा है, टोटल में आधा बचा है क्या, देख लो एक बार, पता है क्या, हो जाएगा, ठीक है। तो O1 और एस में तो कुछ नहीं है खास, ठीक, तो इतना करना। अच्छा हाँ, एक मिनट से दिखाना, एक मिनट से दिखाना। ओवन में 1 से लेके 6 तक आयनिक, आयनिक में ओवन में 1 to 6, ठीक है, वही कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले, किसका कॉन्जुगेट एसिड बेस वाले। ओके, एंड कर रहा हूं मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।
है ना।